नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटर पर। और यार आज की वीडियो में मैं डिटेल ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं हीरो एक्सपल्स 204V का, जिसको कि मैंने लगभग 6-7 महीने पहले परचेज़ किया था और अभी तक मैं उसको 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार ये है मेरी हीरो एक्सपल्स 204V और इसका जो कलर है इसको हम लोग नेक्सन ब्लू भी बोलते हैं। ये वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो यार मैं अपने इस ओनरशिप रिव्यू को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि पहले मैं बात करूँगा पावर और परफॉर्मेंस की, फिर हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, फिर ओवरऑल कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंसी और लास्ट में मैं इसकी बात करूँगा कॉस्ट टू मेंटेन, मतलब इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। तो यार अगर मैं इसकी पावर और परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये बाइक 19 bhp के पावर के साथ में आती है और इसका जो वेट है वो लगभग 159 kgs है। तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी फन टू राइड बाइक। अगर आप इसको मेनली सिटी में चलाते हैं तो आपको कहीं पे भी पावर लैग का नहीं दिखेगा कि इसमें थोड़ा भी पावर लैग आपको मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पिलियन के साथ चलाते हैं तो ये आपको खाली इसी बाइक के साथ नहीं, आप जो भी बाइक लेते हैं, चाहे वो कोई भी बाइक हो, जो भी सिंगल सिलेंडर बाइक्स होती हैं, सभी में पिलियन के साथ में थोड़ा सा पावर लैग आपको मिलता है। और मैंने इस बाइक को सिटी और हाईवे दोनों के पर्पज़ से लिया था और मैंने इस बाइक को सिटी के साथ साथ हाईवे में दिल्ली टू मुंबई और मुंबई टू दिल्ली भी मैंने इसको राइड किया है और वहाँ पे मेरे को एक बार भी इसकी पावर लैग का इशू नहीं दिखा। और इस बाइक को मैंने इसकी जो टॉप स्पीड थी वो लगभग 123 टू 125 किलोमीटर जाती है। और इसको कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये बाइक ऐसी एक बाइक चला रहे हैं जिसमें कि थोड़ा सा पावर का इशू है। तो चलिए यार अब इसकी मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं। हालांकि जो इसका मीटर कंसोल है वो ब्लैक एंड वाइट में आता है, कोई भी TFT नहीं है, सिर्फ सिंपल LED सेटअप में है। लेकिन इसमें जो भी बेसिक डिटेल्स हैं जो कि एज अ यूज़र आपको चाहिए होती है वो सभी कुछ इसमें मिलती है। इसमें 2 ट्रिप इंडिकेटर्स आते हैं, गियर इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, सभी कुछ आपको इसमें मिलता है। हालांकि टर्न बाय टर्न नेविगेशन मेरे ख्याल से तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि मैंने उसको 1-2 बार यूज़ किया था तो वो उतना एक्यूरेट आपको डायरेक्शन नहीं दिखाता, तो आपको गूगल मैप पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं इसकी लाइटिंग सेटअप की बात करूं तो फ्रंट और बैक दोनों में ही ये कंप्लीट LED सेटअप के साथ में आता है, चाहे वो लाइट हो चाहे फिर वो इंडिकेटर्स। और इसका जो लो बीम है वो उसका थोड़ा सा मेरे को थ्रो हल्का कम लगता है, लेकिन इसका जो हाई बीम है उसका अच्छा खासा थ्रो है। क्योंकि जब मैं इसको गुजरात की साइड पे लेके गया था वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे कि कम्प्लीटली पूरा ब्लैकआउट था, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वहाँ पे हाई बीम ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप बहुत लॉन्ग राइड्स करते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो हाँ एक्स्ट्रा लाइटिंग सेटअप आप लगवा सकते हैं। हालांकि अगर आप सिटी राइड करते हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्टली ये अच्छे से काम करता है। और यार अगर मैं इसकी ब्रेकिंग सेटअप की बात करूं तो ये डुअल डिस्क के साथ में आता है। हालांकि इसमें जो ABS है वो सिर्फ सिंगल चैनल ABS है, यानी कि सिर्फ फ्रंट टायर में इसके ABS दिया गया है, बैक टायर में इसके सिर्फ और सिर्फ डिस्क है। लेकिन हाँ, इसका जो ब्रेकिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको एक बार भी महसूस नहीं होगा कि इसमें डुअल चैनल ABS होना चाहिए था। और सिंगल चैनल ABS होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी है, तो इसलिए इसमें ABS स्विचेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ सिंगल चैनल ABS के साथ में आता है, जो कि ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिटी राइड में आपको इतना कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि सिटी राइड में आप चलाएंगे तो आपको एक बार भी महसूस ही नहीं होगा कि आपको इसमें ब्रेकिंग इश्यूज़ हैं। तो चलिए यार अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो हालांकि ये बाइक इसमें प्लास्टिक मटेरियल भी यूज़ किया गया है, जैसे कि इसका फ्रंट फेंडर है और इसका जो मड गार्ड है, लेकिन इसका जो टैंक है वो कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ है और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। हालांकि ये सिंगल क्रैडल चेसी में है, ये डायमंड टाइप चेसी है इसकी। और इसका जो सिंगल क्रैडल का मतलब है जो इसका आगे का चेसी का पार्ट है जो इंजन के आगे लगा है, आप देखेंगे उसमें सिंगल पाइप है, तो इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन इश्यूज़ रहते हैं। जो डबल क्रैडल चेसी होती है उसमें थोड़े से वाइब्रेशन कम होती है, जैसे कि हमारी 210 जो आती है अभी एक्सपल्स 210, उसमें वो डबल क्रैडल के साथ में आती है, तो उसमें आपको ये वाइब्रेशन थोड़ा सा आपको कम दिखेगा। हालांकि वो सिंगल सिलेंडर है तो उसमें वाइब्रेशन तो उसमें भी मिलेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अगर इसमें बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो अगर आप इसकी सीट ओपन करेंगे, आप देखेंगे तो इसका जो अंदर का फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ही ज़्यादा चौड़ा पाइप लगाया गया है, क्योंकि मेनली ये बाइक ऑफ रोड और सिटी दोनों के लिए बनाई गई है। तो ऑफ रोडिंग में आपको एक मजबूत बाइक चाहिए होती है, और अगर सिटी में है तो फिर भी आपको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिटी में उतने ज़्यादा गड्ढों में जंप वगैरह नहीं करवाने वाले हैं। लेकिन हाँ, जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और अगर मैं इसकी स्विच की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो देखिए यार, अगर आप यामाहा या फिर सुजुकी से कंपेयर करेंगे तो हाँ उतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ इस जो प्राइस पॉइंट पे है, हालांकि आपको पता ही है अभी GST 2.0 के बाद में इसके प्राइस और स्लैश हो गए हैं, तो लगभग 20,000 कम हो चुकी है। ये आपको अब अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस में मिल जाती है। और ये सिटी टू सिटी आपका वैरी करता है, अगर आप दिल्ली या फिर कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ पे 2-3-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा। हालांकि ऑन एन एवरेज 165 से लेके 1,65,000 से लेके 170 के बीच में आपको ये बाइक ईजिली मिल जाती है। तो अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो देखो मेरे को तो ऐसा इसमें इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ बीच में क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और मेरी जो पार्किंग है वो ओपन पार्किंग है, तो उसकी वजह से जो इसका हज़ार्ड स्विच है वो नहीं चल रहा है, वो ख़राब हो गया है। तो उसके अलावा तो बाकी इसमें एज सच कुछ मेरे को बिल्ड क्वालिटी में कुछ भी इश्यूज़ नहीं दिखे। इसका मड गार्ड से लेके इसकी हैंडल से लेके इसका जो नकल गार्ड्स है, सब चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो चलिए यार अब ओवरऑल कंफर्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है ये बाइक ऑफ रोड और सिटी दोनों के लिए बनाई गई है, तो ये एकदम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल बाइक नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये ऑफ रोड और एक नॉर्मल सिटी कंफर्टेबल बाइक के हिसाब से एक पूरा आपको कंप्लीट बैलेंस प्रोवाइड करती है। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड है, उसका जो कुशन है वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि वो मेनली ऑफ रोडिंग के लिए है, आपको जंप वगैरह करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुशन वाला सीट देंगे तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे आप ऑफ रोडिंग करते टाइम। और इसकी जो हैंडल है वो भी उसमें, हालांकि प्रो वाले में हैंडल बार राइजर्स आते हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका हैंडल थोड़ा सा नीचे है। तो अगर इसको कंफर्टेबल कराना चाहते हैं तो हैंडल बार राइजर लगवा सकते हैं। अगर आप इसको शोरूम से लगवाएंगे तो ये आपको लगभग 1200-1250 रुपये का पड़ता है, और अगर आप बाहर से फिट करवाएंगे तो 800-900 रुपये का पड़ता है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही लगभग सेम है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसकी फिटिंग करवाते हैं तो फिटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फिटिंग अगर परफेक्ट नहीं होगी तो आपका हैंडल प्रॉपरली प्लेस नहीं होगा और वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है चलाते टाइम बाइक को। और क्योंकि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली अच्छा होना ही है। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm का है। वहीं इसकी सीटिंग हाइट की बात करूँ तो वो 825 mm है। तो अगर मेरा ये रिकमेंडेशन है, अगर आपकी जो हाइट है वो 5.6 या 5.6 से ज़्यादा है, हालांकि 5.5 भी है, तो भी आप इस बाइक को ले सकते हैं, लेकिन प्रो वर्जन के लिए तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 5'10", 5'11" चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 6 फीट के नहीं है तो आप प्रो वर्जन मत लीजिए, ये वाला लीजिए। अगर आप ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं और सिटी में ही चलाते हैं, कभी कभार आप ऑफ रोडिंग कर लेते हैं, तो ये वाला जो वेरिएंट है इसका नॉर्मल 204V वाला एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ एक इसमें छोटा सा चैलेंज है, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग के लिए भी है, तो यार इसमें देखो ट्यूब टाइप टायर आते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि क्योंकि जब ट्यूब टाइप टायर होते हैं तो उसमें डबल स्टैंड नहीं होगा, तो क्योंकि टायर निकालना पड़ता है और इसमें डबल स्टैंड आता नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये कि अगर आप सिटी के साथ में हाईवे वगैरह भी राइड करते हैं तो आप इसमें एक डबल स्टैंड लगवा लीजिए, लेकिन आप याद रखिएगा डबल स्टैंड से तभी लगवाइएगा अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, अगर आप हाईवे राइडिंग करते हैं और आप सिर्फ सिटी राइडिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ऑफ रोडिंग करेंगे तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसमें अगर डबल स्टैंड लगवा लेंगे तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि हर कोई जो भी आप पंचर लगवाते हैं तो इंडिया में आपको पता है सब छोटी छोटी पंचर्स की दुकान होती है, तो वहाँ पे आपको वो ऐसा स्टैंड नहीं मिलने वाला जिसमें कि वो आपकी बाइक को पीछे खींच के खड़ा कर लेगा, तो आपको खुद ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यार सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि फ्यूल एफिशिएंसी है, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार फ्यूल एफिशिएंसी की तो ऐसा है कि अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं और आप चाहे उसको रैश चलाएं, चाहे आप उसको बहुत अच्छे से चलाएं, चाहे पिलियन के साथ चलाएं या फिर आप सिंगल राइड करें, तो भी आपको वो ये बाइक जो है वो ईजिली आपको 40 to 42 kmpl की एवरेज दे देती है। अगर आप इस बाइक को ज़्यादा खींच के चलाएंगे तो वही 36-37 का एवरेज आएगा। लेकिन हाँ अगर आप इस बाइक को क्योंकि जब मैंने इस बाइक को हाईवे पे चलाया था, जब मैं दिल्ली गया था यहाँ से, तो मैंने उसको पूरा फुल थ्रॉटल पे चलाया था, जहाँ भी मेरे को मौका मिला था मैंने कोशिश की थी 100+ चलाने की। और मेरी बाइक का जो एवरेज स्पीड थी वो लगभग 80 to 90 के बीच में रही थी, अगर हाईवे खाली है तो भी इस बाइक ने मेरे को 35 kmpl का एवरेज दिया था। लेकिन हाँ अगर आप इसको रिलैक्स एक्सेलरेशन के साथ चलाते हैं, मतलब 5000 RPM से आप ऊपर नहीं चलाएंगे, क्योंकि 5000 RPM पे भी आप इसको आराम से 60 to 70 पे चला सकते हैं। तो अगर आप इसको 5000 RPM से ऊपर नहीं लेके जाते हैं तो ये बाइक आपको एक्चुअली में 45 kmpl तक की एवरेज भी बहुत ईजिली दे देगी। तो चलिए यार अब सबसे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है कॉस्ट टू मेंटेन, यानी कि इस बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट, इस बाइक की जो पार्ट्स जो आप बदलवाते हैं उसकी कॉस्ट ऑन एन एवरेज आपको कितनी पड़ती है। तो देखिए इसकी जो बाइक की सर्विस है वो तो आपको पता ही है, जो भी आप बाइक लेते हैं तो पहली सर्विस 1000 किलोमीटर्स पे होती है और उसकी जो कॉस्ट है वो 1600-1700 रुपये आती है। और वही कॉस्ट आपकी आती है अगर आप नॉर्मल सर्विस कराते हैं, जिसमें कि वो लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं करते।
और वहीं अगर आप उसमें कुछ भी पार्ट्स चेंज करवाते हैं, जैसे कि आप इसका, अब मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने अपनी इसकी बाइक की थर्ड सर्विस करवाई थी, तो उसमें इसका ब्रेक शू चेंज हुआ था, और इसका ब्रेक शू चेंज हुआ था लगभग 5,500 किलोमीटर पे। तो उस टाइम पे इस बाइक को जो ब्रेक शू है वो 700 से 800 रुपये का आता है। तो मेरी जो पहली सर्विस की कॉस्ट थी वो 1600-1700 की पड़ी थी, और सेकंड सर्विस की कॉस्ट भी अराउंड 1800-1900 रुपये आई थी, और जो थर्ड सर्विस थी उसकी कॉस्ट 2700 रुपये आई थी। तो वहीं पे 800 या 850 रुपये जो इसका जो ब्रेक शू है वो पड़ता है। और क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चर है, तो आपको पता ही है जो भी हीरो है और जो भी अपनी इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी जो बाइक की जो कॉस्टिंग होती है, जो पार्ट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी बाइक की से एक नॉर्मल सर्विस करवाते हैं, जिसमें कि चेन ल्यूब चेन टाइट करता है, आपकी बाइक को वॉश करता है और इंजन ऑयल चेंज करता है, तो 1600 से 1700 रुपये का आपका कॉस्ट आता है। क्योंकि ये जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, आपको ये बाइक परेशान करने वाली नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक्सपल 210 जिन्होंने लिया है, कभी उनकी बैटरी का इशू आता है, कभी उनके इंजन का इशू आता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में या फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में जो भी ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक 9000 किलोमीटर से मैं इस बाइक को ज़्यादा चला चुका हूँ, और अभी तक इस बाइक ने मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। जो इसकी प्लान मेंटेनेंस होती है, जो कि आपको पता है कि हाँ 4000 किलोमीटर के बाद में आपको सर्विस करवाना है, वो सभी खर्चे आपको आएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे नहीं आएंगे कि चलते चलते आपकी बाइक ख़राब हो गई है या फिर कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, तो वो आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अभी भी अगर आपके कुछ सवाल बचे हों इस बाइक को लेकर, तो प्लीज़ पोस्ट देम इन दी कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।